फिल्म की शुरुआत होती है 1969 में, जहां एक नया और शानदार ऑब्जर्वेशन टावर रेस्टोरेंट स्काई व्यू अपनी ग्रैंड ओपनिंग मना रहा होता है। हर तरफ लाइट्स, म्यूजिक, अमीर लोग, सेलिब्रेशन और एक परफेक्ट रोमांटिक रात का माहौल होता है। पॉल अपनी गर्लफ्रेंड आयरिस को यहां एक स्पेशल डेट पर लेकर आता है, लेकिन आयरिस के चेहरे पर एक्साइटमेंट से ज्यादा एंग्जाइटी नजर आ रही होती है। टावर की हाइट उसे अनकंफर्टेबल कर रही होती है और जैसे जैसे वो एलिवेटर की तरफ बढ़ती है उसे लगता है कि कुछ नॉर्मल नहीं है। एलिवेटर के ग्लास फ्लोर पर एक शरारती बच्चा जोर जोर से पैर मारता है, जिससे आयरिस का डर और बढ़ जाता है। यहां मूवी हमें छोटी छोटी चीजों पर फोकस करवाती है। एक पेनी, एक ग्लास फ्लोर, एक झाड़ फानूस और लोगों की लापरवाह मूवमेंट्स। फाइनल डेस्टिनेशन की दुनिया में ये छोटी चीजें कभी रैंडम नहीं होती। हर ऑब्जेक्ट फ्यूचर डिजास्टर का एक हिस्सा बन सकता है। पॉल आयरिस को काम करने की कोशिश करता है, लेकिन आयरिस की बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि उसे सिर्फ हाइट का डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा वार्निंग सिग्नल फील हो रहा है। ऑडियंस को यहीं से समझ आ जाता है कि ये रोमांटिक नाइट बहुत जल्दी नाइटमेयर बनने वाली है। स्काई व्यू के अंदर सब कुछ ग्लैमरस लग रहा होता है, मगर बैकग्राउंड में मौत अपनी प्लानिंग शुरू कर चुकी होती है। बारटेंडर एक वाइन की बोतल ओपन करता है, उसका कॉर्क या कैप शैंडेलियर से टकराता है और वहां से कांच का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिरकर रीइंफोर्स्ड ग्लास फ्लोर में क्रैक बना देता है। किसी को यह क्रैक दिखाई नहीं देता, लेकिन आयरिस के लिए माहौल और भी भारी हो जाता है। वह बाथरूम में जाती है और वहां रिवील होता है कि वह प्रेग्नेंट है। इस बात ने उसे ऑलरेडी इमोशनली अनस्टेबल कर रखा होता है, क्योंकि उसने अभी पॉल को यह नहीं बताया होता। बाथरूम में एक सिंगर उसे एनकरेज करती है कि अगर पॉल उससे सच में प्यार करता है तो वह इस न्यूज को एक्सेप्ट करेगा। आयरिस थोड़ी हिम्मत जुटाती है और पॉल के पास वापस आती है। पॉल उसे ऑब्जर्वेशन डेक पर ले जाता है, जहां रोमांटिक लाइट्स के बीच वह प्रपोज करता है। आयरिस प्रेगनेंसी का सच बताती है और पॉल शॉक्ड होने के बजाय खुशी से भर जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए लगता है कि जिंदगी परफेक्ट हो सकती है, लेकिन इसी रोमांटिक मोमेंट के आसपास वही पेनी, वही बच्चा और वेंटिलेशन सिस्टम एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं जो पूरी रात को ब्लड लाइन कर्स में बदल देगा। पॉल और आयरिस डांस फ्लोर पर आते हैं और कुछ पल के लिए म्यूजिक, लाइट्स और खुशियां सब कुछ डोमिनेट करते हैं, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन की दुनिया में खुशी सिर्फ एक ट्रैप होती है। ग्लास फ्लोर के नीचे बन चुका क्रैक अब प्रेशर के साथ फैलने लगता है। ऊपर लोग डांस कर रहे होते हैं, नीचे स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा होता है और साइड पर गैस लीक साइलेंटली डेंजरस लेवल तक पहुंच रहा होता है। फिर अचानक ग्लास फ्लोर टूट जाता है। गेस्ट्स एक के बाद एक नीचे गिरने लगते हैं। पॉल भी आयरिस की आंखों के सामने इस डिजास्टर में फंस जाता है। आयरिस की दुनिया एक सेकंड में रोमांटिक प्रपोजल से प्योर हॉरर में कन्वर्ट हो जाती है। लोग चीखते हैं, टेबल्स टूटती हैं, आग भड़क उठती है और गैस एक्सप्लोजन रेस्टोरेंट को आग के जाल में बदल देता है। आयरिस एस्केप करने की कोशिश करती है, लेकिन हर रूट डेथ ट्रैप बन चुका होता है। एलिवेटर ओवरलोडेड है, सीढ़ियां कोलैप्स हो रही हैं, विंडोज के पास लोग प्रेशर से क्रश हो रहे हैं। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं लगता, ये एक परफेक्टली डिजाइंड एग्जीक्यूशन जैसा लगता है। आयरिस हर जगह डेथ को अपने आसपास घूमते देखती है। ऑडियंस को समझ आता है कि उसने जो फील किया था वह सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक प्रीमोनिशन था। इस डिजास्टर के बीच आयरिस सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं करती। उसे बाथरूम वाला छोटा लड़का याद आता है, जिसकी मां सिंगर थी। वह बच्चा अब भी टावर के अंदर फंसा होता है। आयरिस, जिसका खुद का फ्यूचर अभी प्रेगनेंसी की वजह से स्टार्ट हुआ है, एक अनजान बच्चे को बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क पर लगा देती है। कोलैप्सिंग फ्लोर के टुकड़ों, टूटे हुए कांच, आग और गिरते हुए ऑब्जेक्ट्स के बीच वह उस लड़के तक पहुंचती है, लेकिन स्ट्रक्चर अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। दोनों एक अनस्टेबल कंक्रीट एज पर लटक जाते हैं। आयरिस की रिंग सपोर्ट में फंस जाती है और उस मोमेंट में रोमांस की सिंबल बन चुकी रिंग एक पेनफुल ट्रैप बन जाती है। वह हेल्पलेसली नीचे गिरती है, लड़का भी गिरता है और प्रीमोनिशन की लास्ट इमेज एक ब्रूटल डेथ होती है। जैसे ही आयरिस का एंड होता है, सीन सडन कट लेकर प्रेजेंट डे में आ जाता है। स्टेफनी रेस चीख कर उठती है। ये कोई नॉर्मल नाइटमेयर नहीं था, ये वही सेम डिजास्टर था जिसे वो बार बार देख रही है। उसकी नींद, ग्रेड्स, मेंटल हेल्थ सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब उसे लगता है कि यह नाइटमेयर उसके पास्ट से कनेक्टेड है। और सबसे स्केरी बात यह है कि आयरिस कोई स्ट्रेंजर नहीं, बल्कि उसकी ग्रैंड मदर है। स्टेफनी अब सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रही, वह एक ऐसी लड़की बन चुकी है जो अपने दिमाग पर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रही और उसे इग्नोर भी नहीं कर पा रही। नाइटमेयर्स इतने रियल हैं कि उनकी स्टडीज अफेक्ट हो चुकी होती हैं। उसकी रूममेट उसे सजेस्ट करती है कि आंसर्स ढूंढने के लिए घर वापस जाओ, क्योंकि शायद यह सब फैमिली हिस्ट्री से लिंक्ड हो। स्टेफनी अपने फादर मार्टी और यंगर ब्रदर चार्ली के पास घर आती है। मार्टी उसे देखकर खुश होता है, लेकिन जैसे ही आयरिस का नाम आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। वह आयरिस को फैमिली का ट्रॉमा मानता है। चार्ली भी स्टेफनी से इमोशनली डिस्टेंट होता है, क्योंकि जब स्टेफनी कॉलेज चली गई थी, चार्ली ने अपनी लोनलीनेस कजिन्स के साथ फील की थी। यहाँ मूवी फैमिली ड्रामा को सुपरनैचुरल हॉरर के साथ कनेक्ट करती है। स्टेफनी आंसर्स चाहती है, मार्टी पास्ट को बरी करना चाहता है और चार्ली को लगता है कि स्टेफनी सिर्फ प्रॉब्लम के वक्त फैमिली के पास आई है। स्टेफनी अपने कजिन्स से मिलने जाती है, एरिक, जूलिया और बॉबी। उनकी नॉर्मल फैमिली एनर्जी के पीछे एक हिडन ट्रुथ छिपा होता है।
ये लोग समझ भी नहीं रहे होते कि उनका एग्जिस्टेंस खुद डेथ की लिस्ट में एक अनपेड डेट है। स्टेफनी जब अंकल हावर्ड से आयरिस के बारे में पूछती है तो फैमिली का छुपा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है। हावर्ड एक्सप्लेन करता है कि आयरिस ने उनका चाइल्डहुड नॉर्मल नहीं रहने दिया। स्काई व्यू इंसिडेंट के बाद आयरिस इतनी पैरानॉइड हो गई थी कि उसने अपने बच्चों को दुनिया से ऑलमोस्ट आइसोलेट कर दिया। हर ऑब्जेक्ट एक खतरा था, हर रोड एक्सीडेंट एक वार्निंग थी, हर आवाज डेथ का सिग्नल थी। हावर्ड के लिए आयरिस एक प्रोटेक्टिव मदर नहीं बल्कि ट्रॉमा का सोर्स बन चुकी थी। इसी पैरानोया ने डार्लिन यानी स्टेफनी की मदर को भी इमोशनली डैमेज किया। यही वजह थी कि डार्लिन फैमिली छोड़कर चली गई। स्टेफनी के लिए यह सब सुनना पेनफुल है क्योंकि वह अपनी मदर की एब्सेंस का जवाब ढूंढ रही होती है। लेकिन ब्रेंडा थोड़ी सॉफ्ट होती है। वह सीक्रेटली स्टेफनी को एक बॉक्स दिखाती है जिसमें आयरिस के लेटर्स होते हैं। उन लेटर्स में आयरिस बार बार फैमिली को वार्न कर रही होती है कि डेथ अभी खत्म नहीं हुई। फैमिली ने इन लेटर्स को मैडनेस समझकर इग्नोर कर दिया था, लेकिन स्टेफनी के नाइटमेयर्स के बाद ये लेटर्स अचानक प्रूफ जैसे लगने लगते हैं। लेटर्स उसे आयरिस के फोर्टिफाइड केबिन तक ले जाते हैं। अब स्टेफनी को लगता है कि सच सिर्फ आयरिस के पास है और शायद उसका नाइटमेयर एक इनहेरिटेड वार्निंग है। स्टेफनी फाइनली आयरिस के केबिन तक पहुंचती है और यहाँ मूवी का टोन और ज्यादा क्रीपी हो जाता है। केबिन किसी नॉर्मल बुजुर्ग महिला का घर नहीं बल्कि एक सर्वाइवल बंकर जैसा होता है। गेट्स, लॉक्स, सेफ्टी सिस्टम्स, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, सब कुछ इस बात का प्रूफ होता है कि आयरिस ने दशकों तक मौत से बचने के लिए अपनी जिंदगी को एक प्रिजन बना दिया था। ओल्ड आयरिस कैंसर से कमजोर हो चुकी होती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही सर्टेनिटी होती है जो सिर्फ किसी ऐसे इंसान में होती है जिसने डेथ को काम करते देखा हो। आयरिस स्टेफनी को बताती है कि 1969 में जो डिजास्टर उसने देखा था वह सिर्फ कोई ड्रीम नहीं था, वह एक रियल डेथ डिजाइन था जिसे उसने वार्निंग देकर स्टॉप कर दिया था। लेकिन डेथ का डिजाइन रुकता नहीं है। जितने लोग उस रात मरने वाले थे उन सब को बाद में एक एक करके मौत ने फॉलो किया। और सबसे खौफनाक रूल यह था कि उन लोगों की ब्लड लाइन भी टारगेट बन गई क्योंकि वे डिसेंडेंट्स टेक्निकली कभी एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए थे। आयरिस अपनी नोटबुक दिखाती है जिसमें ओल्ड एक्सीडेंट्स, सर्वाइवर पैटर्न्स और डेथ के रूल्स डॉक्यूमेंटेड होते हैं। स्टेफनी के लिए यह सब अनबिलीवेबल है, मगर उसके नाइटमेयर की हर एक डिटेल से मैच हो रहा होता है। स्टेफनी आयरिस की बात सुन लेती है लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उसे लगता है कि आयरिस ने अपनी पूरी लाइफ फियर में वेस्ट कर दी और अब वह उस डर को नेक्स्ट जनरेशन पर ट्रांसफर कर रही है। स्टेफनी केबिन छोड़कर निकलने लगती है। आयरिस उसे रोकना चाहती है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर स्टेफनी बिना बिलीव किए चली गई तो फैमिली प्रिपेयर नहीं हो पाएगी। आयरिस नोटबुक उसे देने के लिए बाहर आती है और यही सबसे डेंजरस मिस्टेक होती है। केबिन के सेफ सिस्टम के बाहर आयरिस फाइनली ओपन वर्ल्ड में स्टेप रखती है। हवा तेज चलती है, ऑब्जेक्ट्स मूव करने लगते हैं और एनवायरनमेंट सडनली अलाइव लगने लगता है। आयरिस जो दशकों तक डेथ को डिले करती रही थी अब समझ जाती है कि उसका टाइम आ गया है। वह स्टेफनी को नोटबुक देकर लगभग स्वीकार कर लेती है कि उसकी मौत एक सबूत बनेगी। एक इम्पैक्टेड फायर एक्सटिंग्विशर या चेन रिएक्शन की वजह से एक वेदर वैन एक डेडली प्रोजेक्टाइल बन जाता है और आयरिस ब्रूटली इम्पेल्ड हो जाती है। स्टेफनी के सामने उसकी ग्रैंड मदर मर जाती है। ये मोमेंट स्टेफनी के लिए टर्निंग पॉइंट है। अब ये मैडनेस नहीं, रियलिटी है। आयरिस ने अपनी जान देकर प्रूव कर दिया कि डेथ डिजाइन रियल है और अब लिस्ट उसकी फैमिली पर आ चुकी है। आयरिस के फ्यूनरल पर फैमिली इकट्ठी होती है लेकिन ग्रीफ के साथ पुराना गुस्सा भी वापस आ जाता है। यहीं स्टेफनी की मदर डार्लिन रिटर्न करती है जो सालों से फैमिली से दूर थी। स्टेफनी के लिए यह रियूनियन इमोशनल नहीं बल्कि पेनफुल होता है। वह अपनी माँ को ब्लेम करती है कि जब वह और चार्ली बचपन में उसकी जरूरत में थे तब डार्लिन चली गई। डार्लिन का अपना ट्रॉमा भी होता है क्योंकि आयरिस के पैरानोया ने उसकी लाइफ को भी नॉर्मल नहीं रहने दिया था। चार्ली स्टेफनी को मिरर दिखा देता है। जैसे डार्लिन ने उन्हें छोड़ा वैसे ही स्टेफनी कॉलेज जाकर चार्ली से डिस्टेंट हो गई। ये सीन सुपरनैचुरल थ्रेट को फैमिली गिल्ट के साथ ब्लेंड करता है। फ्यूनरल के बाद स्टेफनी नोटबुक को सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करती है। उसे डेथ्स के पैटर्न्स, सर्वाइवर्स के नेम्स और एक मिस्टीरियस रेफरेंस मिलता है, जेबी। नोट्स में हिंट होता है कि जेबी किसी ऐसे इंसान के बारे में जानता था जिसने डेथ को डिफेट किया था। अब स्टेफनी के पास एक पॉसिबल होप है, लेकिन इसी वक्त फैमिली बारबेक्यू का सेटअप चालू होता है जहां हावर्ड सबको नॉर्मल गैदरिंग में लाने की कोशिश करता है। उन्हें लगता है कि लाइफ को कंटिन्यू करनी चाहिए, मगर डेथ के लिए यह गैदरिंग एक परफेक्ट स्टेज बनने वाली है। बारबेक्यू में हावर्ड सबको रिमाइंड कराने की कोशिश करता है कि फैमिली को जितना टाइम मिला है उसे एप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ऑडियंस के लिए हर ऑब्जेक्ट अब एक थ्रेड बन चुका होता है। गैस टैंक, ग्लास, रेक, हॉज, ट्रैम्पोलिन, लॉन मोवर, सब अलग अलग चीजें लगती हैं, मगर डेथ इन्हें एक इनविजिबल मशीन की तरह कनेक्ट कर रहा होता है। बॉबी ट्रैम्पोलिन पर जंप कर रहा होता है, नीचे रेक रखी होती है और डार्लिन टाइमली उस रेक को हटा देती है। एक सेकंड के लिए लगता है कि डेंजर अवॉइड हो गया, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन में एक डेंजर अवॉइड होता है तो दूसरा एक्टिवेट हो जाता है। बियर की बोतल गिरती है, हॉज इन्फ्लेट होता है और ग्लास शार्ड डेंजर्स पोजीशन में आ जाता है। स्टेफनी नोटबुक पढ़ते पढ़ते डेथ की प्रेजेंस फील करती है। घर में फैमिली पिक्चर टूटकर गिरती है और एक कांच का टुकड़ा उसके सामने आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि फैमिली बारबेक्यू में कुछ होने वाला है। वह तेजी से भागती है लेकिन लेट हो जाती है। ट्रैम्पोलिन रिप हो जाता है। हावर्ड कांच के टुकड़े पर स्टेप रख देता है। दर्द में वो स्टम्बल करता है।
हॉज रेक को लॉन मोवर तक पुश कर देता है और लॉन मोवर स्टार्ट होकर डायरेक्टली हावर्ड के फेस पर अटैक कर देता है। फैमिली के सामने हावर्ड की ब्रूटल डेथ प्रूव कर देती है कि आयरिस सच कह रही थी। हावर्ड की डेथ के बाद फैमिली का डिनाइल टूटना शुरू होता है, लेकिन कंप्लीट बिलीफ अभी भी नहीं आता। फ्यूनरल के बाद स्टेफनी सबको आयरिस की नोटबुक के आसपास गैदर करती है। वह एक्सप्लेन करती है कि डेथ रैंडम नहीं चल रहा है। 1969 में स्काई व्यू डिजास्टर में जो लोग मरने वाले थे उनकी डेथ एक फिक्स्ड ऑन ऑर्डर में थी। आयरिस ने उन्हें बचाया, फिर डेथ ने सालों तक सर्वाइवर्स को उसी ऑन ऑर्डर में रिक्लेम किया। अब जब ओरिजिनल सर्वाइवर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, डेथ उन डिसेंडेंट्स पर आ रहा है जो उन सर्वाइवर्स की वजह से दुनिया में आए। आयरिस के ब्लड रिलेटिव्स लिस्ट पर हैं। स्टेफनी समझाती है कि हावर्ड फर्स्ट था, अब नेक्स्ट हावर्ड के बच्चे या उसकी फैमिली ब्रांच हो सकती है। इस थ्योरी से एरिक, बॉबी, जूलिया, डार्लिन, स्टेफनी और चार्ली सब डेंजर में आ जाते हैं। लेकिन ग्रीफ में डूबी फैमिली स्टेफनी पर ही गुस्सा करने लगती है। उन्हें लगता है कि वह इस ट्रेजेडी को एक सुपरनैचुरल स्टोरी बना रही है। एरिक सबसे ज्यादा मॉकिंग करता है क्योंकि उसे अपनी इनविंसिबिलिटी पर ओवर कॉन्फिडेंस होता है। चार्ली भी कंफ्यूज्ड है। एक तरफ वह अपनी सिस्टर पर ट्रस्ट करना चाहता है, दूसरी तरफ यह सब इम्पॉसिबल लगता है। यह सीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से रेस अगेंस्ट डेथ ऑफिशियली स्टार्ट होती है। स्टेफनी अब सिर्फ आंसर्स नहीं ढूंढ रही बल्कि अपने एंटर परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है। रात को एरिक टैटू पार्लर क्लोज कर रहा होता है। उसके लिए स्टेफनी की वार्निंग सिर्फ एक जोक है। वह अपने मैचो एटीट्यूड में बिलीव करता है कि अगर डेथ रियल होती तो अब तक उसे कुछ हो चुका होता। लेकिन टैटू शॉप के अंदर ऑब्जेक्ट्स स्लोली अपनी जगह शिफ्ट करने लगते हैं। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, फैन, चेन्स, पियर्सिंग्स, फायर सोर्स सब मिलकर एक डेंजरस सेटअप में कन्वर्ट हो जाते हैं। एरिक की नोज रिंग और बॉडी पियर्सिंग्स उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, लेकिन इस सीन में वो पोटेंशियल डेथ हुक बन जाते हैं। फैन चेन से रैप होता है, चेन एरिक की पियर्सिंग में फंसने के करीब आती है, अल्कोहल स्पिल होता है और फायर इग्नाइट होने का रिस्क क्रिएट होता है। सीन का सस्पेंस इस बात में है कि हमें लगता है कि अब एरिक मरने वाला है। स्टेफनी और चार्ली उसे वार्न करने के लिए वहां पहुंचते हैं, लेकिन जब तक वो अंदर आते हैं एक्सीडेंट ऑलरेडी अनलीश हो चुका होता है। एरिक आग और कियोस में फंस जाता है, लेकिन सरप्राइजिंग ट्विस्ट ये है कि वह सर्वाइव कर लेता है क्योंकि उसकी लेदर जैकेट ने उसे फ्लेम्स से प्रोटेक्ट कर दिया था। कुछ पल के लिए सब कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एरिक नेक्स्ट था तो वह कैसे बच गया? ये कंफ्यूजन डेथ के ऑन ऑर्डर को और मिस्टीरियस बना देता है और इसी कंफ्यूजन के बीच रियल नेक्स्ट टारगेट पर एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से अटैक होने वाला होता है। स्टेफनी का कंफ्यूजन बढ़ जाता है। जूलिया, जो ऑलरेडी स्टेफनी से इरिटेटेड होती है, उसे फैमिली को और डिस्टर्ब न करने के लिए कहती है, लेकिन डेथ अब अपने असली टारगेट पर शिफ्ट कर चुकी होती है। पास ही कुछ बच्चे सॉकर बॉल खेल रहे होते हैं। एक बॉल जूलिया को हिट करती है, वह अपना बैलेंस लूज करती है और गार्बेज बिन में गिर जाती है। ये इनिशियली सिर्फ एक एम्बैरेसिंग एक्सीडेंट लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में हॉरर बन जाता है जब गार्बेज ट्रक उस बिन को लिफ्ट कर लेता है। स्टेफनी, चार्ली और एरिक ट्रक के पीछे भागते हैं, जूलिया को वार्न करते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश होती है, लेकिन मशीन किसी इमोशन को नहीं समझती। ट्रक का कॉम्पैक्टर एक्टिवेट हो जाता है और जूलिया की डेथ ब्रूटल और अनअवॉइडेबल हो जाती है। ये मोमेंट रिवील करता है कि डेथ ने एरिक को इसलिए स्किप किया क्योंकि शायद वह ब्लड लाइन का पार्ट नहीं था। फैमिली को अब बिलीव करना ही पड़ता है। स्टेफनी की थ्योरी रॉन्ग नहीं थी, सिर्फ लिस्ट की अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट थी और इनकम्प्लीट नॉलेज डेथ के सामने सबसे डेंजरस चीज है। डेथ सिर्फ ब्लड लाइन को टारगेट कर रही है। अब नेक्स्ट बॉबी का है, फिर डार्लिन, स्टेफनी और चार्ली। स्टेफनी नोटबुक में मिले जेबी वाले क्लू को बहुत इंपॉर्टेंट समझती है। डार्लिन सजेस्ट करती है कि शायद जेबी किसी हॉस्पिटल से लिंक्ड हो क्योंकि आयरिस ने अपने नोट्स में मेडिकल रेफरेंसेस मेंशन किए थे। पूरा ग्रुप हॉस्पिटल की तरफ निकलता है। एरिक ब्लड लाइन से बाहर होने के बावजूद बॉबी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ आता है। कार राइड के दौरान डार्लिन और स्टेफनी के बीच पहली बार एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होती है। डार्लिन एडमिट करती है कि वह भी आयरिस के फियर की वजह से अंदर से टूट चुकी थी। यहाँ मदर डॉटर रिलेशनशिप रिपेयर होना स्टार्ट होता है, मगर उनके पास वक्त बहुत कम है। हॉस्पिटल में स्टेफनी और फैमिली जेबी को ढूंढते हैं और यहाँ कहानी का सबसे आइकॉनिक मिस्ट्री कैरेक्टर वापस आता है, विलियम जॉन ब्लडवर्थ। जेबी का फुल नेम रिवील होता है और स्टेफनी को समझ आता है कि आयरिस के नोट्स इसी आदमी की तरफ पॉइंट कर रहे थे। ब्लडवर्थ बहुत कॉल्म, वाइज और ऑलमोस्ट डेथ से फैमिलियर लगता है। वो बताता है कि 1969 के स्काई व्यू डिजास्टर में वह एक बच्चा था जो अपनी सिंगर माँ के साथ वहां मौजूद था। आयरिस ने उसे अपने प्रीमोनिशन में देखा था और रियल लाइफ में उस वार्निंग की वजह से वह भी बच गया था। इसका मतलब ब्लडवर्थ खुद डेथ के ओरिजिनल डिजाइन का पार्ट था। सालों बाद आयरिस ने उसे ढूंढ निकाला और दोनों ने मिलकर डेथ के रूल्स को स्टडी किया। यह रिविलेशन उसके कैरेक्टर की मिस्ट्री को एक इमोशनल कॉन्टेक्स्ट देता है। वह कोई रैंडम क्रीपी मॉरिटिशियन नहीं, बल्कि खुद एक सर्वाइवर है जिसका एग्जिस्टेंस भी बोरोड टाइम पर चल रहा है। स्टेफनी उससे डेस्परेट होप के साथ पूछती है कि डेथ को कैसे स्टॉप किया जा सकता है। ब्लडवर्थ उन्हें वार्न करता है कि डेथ कोई सिंपल एनिमी नहीं है, वह एक ऐसी फोर्स है जो बैलेंस रिस्टोर करती है। अगर तुम उसके डिजाइन को इंटरप्ट करते हो तो वह तुम्हें भूलती नहीं है। फैमिली के फेसेस पर फियर साफ दिखाई देता है क्योंकि अब उनके पास प्रूफ भी है और काउंटडाउन भी। ब्लडवर्थ फैमिली को डेथ के 2 पॉसिबल लूप होल्स बताते हैं। पहला रूल बहुत डार्क है, किसी और की लाइफ ले लो और उसकी रिमेनिंग लाइफ तुम्हारी हो सकती है।
ये रूल प्रीवियस इंसिडेंट्स में देखा गया था, लेकिन मोरली ये एक नाइटमेयर है क्योंकि सर्वाइवल के लिए मर्डर करना पड़ेगा। दूसरा रूल कंपैरेटिवली होपफुल लगता है। अगर टारगेट क्लिनिकली डेड हो जाए और फिर रिवाइव हो तो डेथ का डिजाइन कंफ्यूज हो सकता है। ब्लडवर्थ यहाँ किम्बरली कोरमैन जैसा एग्जाम्पल मेंशन करता है, जहां डेथ और रिवाइवल ने लिस्ट को इंटरप्ट किया था। स्टेफनी के लिए यह इंफॉर्मेशन उम्मीद की एक नई किरण है, लेकिन ब्लडवर्थ के टोन से साफ होता है कि ये रूल्स कोई गारंटी नहीं बल्कि एक बड़ा रिस्क है। डेथ लूपहोल्स को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती, वह खुद को एडजस्ट लेती है। ब्लडवर्थ फिर अपनी पर्सनल रियलिटी रिवील करता है। आयरिस मर चुकी है और उसकी ब्लड लाइन खत्म होने के बाद अब ब्लडवर्थ का नंबर भी आ सकता है, क्योंकि वह स्काई व्यू डिजाइन में लास्ट विक्टिम था। उसे कैंसर भी है और वह अपने एंड को कॉल्मली एक्सेप्ट कर रहा है। टोनी टॉड का यह सीन एक इमोशनल गुड बाय जैसा फील होता है। वह फैमिली को लक विश करता है और यह कहकर चला जाता है कि जो टाइम बचा है उसे वेस्ट मत करो। अब स्टेफनी के पास रूल्स तो हैं, लेकिन इन रूल्स को अप्लाई करना डेथ के साथ चेस खेलने जैसा है। एक गलत मूव सबको खत्म कर सकता है। ब्लडवर्थ के जाने के बाद स्टेफनी, चार्ली और डार्लिन केयरफुली नेक्स्ट मूव डिस्कस करते हैं, लेकिन एरिक और बॉबी पैनिक में एक इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हैं। बॉबी जानता है कि वह अगला टारगेट हो सकता है। एरिक, जो ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं है, अपने भाई को बचाने के लिए बेचैन होता है। दोनों ब्लडवर्थ के सेकंड रूल को यूज करने का प्लान बनाते हैं। बॉबी को क्लिनिकली डेड होने के करीब ले जाओ, फिर हॉस्पिटल में रिवाइव कर दो। चूंकि बॉबी को पीनट एलर्जी है, एरिक डिसाइड करता है कि एक कंट्रोल्ड एलर्जिक रिएक्शन को ट्रिगर करना सबसे ईजिएस्ट मेथड होगा। यह प्लान पेपर पर क्लेवर लगता है, लेकिन एक्चुअली एक्सट्रीमली डेंजरस है, क्योंकि डेथ एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट को भी अनकंट्रोल्ड नाइटमेयर में बदल सकती है। दोनों वेंडिंग मशीन से पीनट बटर कप्स लेने की कोशिश करते हैं। मशीन जैम हो जाती है। एरिक इम्पेशेंट होकर ग्लास क्रैक करता है और मशीन का कॉइल अनस्टेबल हो जाता है। वे दोनों एमआरआई रूम के पास पहुंच जाते हैं। बॉबी के एलर्जी ट्रिगर करने से पहले ही पूरा एनवायरनमेंट डेथ के कंट्रोल में आ चुका होता है। यह प्लान रेस्क्यू नहीं बल्कि एक ट्रैप बन चुका है। बॉबी पीनट बटर का कप खाता है और एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होने लगता है। एरिक का प्लान सिंपल था, रिएक्शन ट्रिगर करो, एपिपेन या डॉक्टर से रिवाइव करवाओ और डेथ की लिस्ट से बॉबी को निकाल दो। लेकिन एमआरआई रूम में डेथ का ट्रैप ऑलरेडी एक्टिव होता है। मशीन का मैग्नेटिक फोर्स सडनली मेटल ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल करना स्टार्ट करता है। एरिक के पियर्सिंग्स उसकी बॉडी से वायलेंटली रिप होने लगते हैं। जो चीजें उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा थीं, वह अब टॉर्चर बन जाती हैं। व्हील चेयर मैग्नेट की तरफ तेजी से शूट होती है और एरिक को मशीन की डायरेक्शन में फोर्स करती है। स्टेफनी, चार्ली और डार्लिन जब तक उन्हें ढूंढते हुए पहुंचते हैं, सीन अनकंट्रोल्ड हो चुका होता है। एरिक, जो ब्लड लाइन का टारगेट नहीं था, डेथ के प्लान में इसलिए फंस जाता है क्योंकि उसने डायरेक्टली डिजाइन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। बॉबी रिएक्शन से स्ट्रगल कर रहा होता है और एपिपेन तक पहुंचने की डेस्परेट कोशिश करता है। एक मोमेंट के लिए लगता है कि शायद वह खुद को सेव कर लेगा, लेकिन वेंडिंग मशीन का लूज कॉइल, जो पहले बैकग्राउंड क्लू था, दरवाजा खुलते ही एक फ्लाइंग वेपन बनकर आता है और बॉबी को किल कर देता है। दोनों ब्रदर्स का प्लान बैकफायर कर जाता है। डेथ ने रूल यूज करने की कोशिश को एक पनिशमेंट में बदल दिया। अब लिस्ट और छोटी हो गई है। डार्लिन, स्टेफनी और चार्ली। हॉस्पिटल के बाद एटमॉस्फेयर कंप्लीटली होपलेस हो जाता है। एरिक और बॉबी दोनों मर चुके हैं और अब स्टेफनी के पास सिर्फ डार्लिन और चार्ली बचे हैं। इसी वक्त मूवी एक सटल बट इंपॉर्टेंट क्लू दिखाती है। एक ओल्ड लेडी हॉस्पिटल में सिक्का उठाती है, वही टाइप का पेनी जो स्काई व्यू डिजास्टर के चेन रिएक्शन से सिंबॉलिकली कनेक्टेड था। ये एक रिमाइंडर है कि डेथ के पैटर्न्स ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। स्टेफनी और डार्लिन रियलाइज करती हैं कि नेक्स्ट टारगेट डार्लिन है। अगर डार्लिन मर गई तो फिर स्टेफनी और चार्ली का नंबर आएगा। डार्लिन एक रिस्की आइडिया प्रपोज करती है। वह आयरिस के फोर्टिफाइड केबिन में छुप जाएगी, जहां आयरिस ने दशकों तक डेथ को डिले किया था। उसका सैक्रिफाइस सिंपल है, अगर वह अपनी लाइफ को एक लॉक्ड कंपाउंड में स्पेंड करे तो शायद बच्चों को और टाइम मिल जाए। स्टेफनी पहली बार अपनी मदर को एक कावर्ड नहीं बल्कि एक ब्रोकन सर्वाइवर के रूप में देखना स्टार्ट करती है। डार्लिन ने फैमिली छोड़ी थी, मगर अब वह उनके लिए अपनी फ्रीडम सैक्रिफाइस करने को रेडी है। चार्ली भी इमोशनल है, क्योंकि उसे मदर को लूज करने का डर और सिस्टर पर ट्रस्ट करने का प्रेशर दोनों फील हो रहे हैं। तीनों आरवी में केबिन की तरफ निकलते हैं, लेकिन आयरिस के सेफ प्लेस तक पहुंचना भी डेथ के लिए एक न्यू प्लेग्राउंड बनने वाला है। डार्लिन आरवी को आयरिस के कंपाउंड के गेट की तरफ ड्राइव करती है। प्लान ये होता है कि वे गेट तोड़कर अंदर एंटर करेंगे और डार्लिन को प्रोटेक्टेड केबिन में लॉक कर देंगे, लेकिन डेथ को सेफ स्पेसेस पसंद नहीं है। जैसे ही आरवी गेट ब्रेक करती है, एनवायरनमेंट में एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। मॉल फंक्शनिंग लाइट, गैस या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, लूज स्ट्रक्चर्स, सब मिलकर एक एक्सप्लोजन सेटअप क्रिएट करते हैं। केबिन, जो दशकों तक आयरिस का फोर्ट्रेस था, अब एक ट्रैप बन जाता है। आरवी क्रैश होती है, डार्लिन और चार्ली को वायलेंटली झटका लगता है और स्टेफनी सीट बेल्ट में फंस जाती है। सीट बेल्ट का जैम हो जाना एक सिंपल डिटेल लगती है, लेकिन यही डिटेल लाइफ एंड डेथ का डिफरेंस बन जाती है। एक्सप्लोजन केबिन को डिस्ट्रॉय कर देता है और आरवी वाटर की तरफ स्लाइड या क्रैश होती है। चार्ली डेब्रिस में पिंड हो जाता है, स्टेफनी स्टक होती है और डार्लिन को डिसाइड करना पड़ता है कि पहले किसे बचाए। डार्लिन अपनी इंजरीज को इग्नोर करके चार्ली को फ्री करने की कोशिश करती है। वह चार्ली को डेब्रिस से निकालती है और उसे सेफ डायरेक्शन में पुश करती है। एक लैंप पोस्ट अनस्टेबल होता है और डार्लिन के बचने से पहले ही वह उस पर गिरकर उसे क्रश कर देता है। अब नेक्स्ट स्टेफनी का है।
आरवी वाटर में शिफ्ट होती है। स्टेफनी अब भी सीट बेल्ट में ट्रैप्ड होती है और पानी रैपिडली फिल होने लगता है। वह बेल्ट फ्री करने की बेधड़क कोशिश करती है, लेकिन ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। चार्ली हेल्पलेसली उसे बचाने के लिए फाइट करता है। स्टेफनी अंडर वाटर ड्राउन लगती है। क्लिनिकल डेथ के बाद रिवाइवल, क्या यह एक्सीडेंट उनके लिए लूप होल बन सकता है, या डेथ इंटेंशनली उन्हें एक फॉल्स होप दे रही है? चार्ली स्टेफनी को ग्राउंड पर लाकर सीपीआर स्टार्ट करता है। उसके लिए यह सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं। चार्ली गिव अप नहीं करता और फाइनली स्टेफनी पानी की खांसी करते हुए ब्रीथ लेने लगती है। दोनों सिबलिंग्स एक इमोशनल हग शेयर करते हैं। इस मोमेंट पर उन्हें लगता है कि उन्होंने डेथ को बीट कर दिया है। डार्लिन ने चार्ली को बचाया, चार्ली ने स्टेफनी को रिवाइव किया, और शायद इस रिवाइवल ने लिस्ट को रीसेट कर दिया है। एक वीक बाद लाइफ नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है। चार्ली अपनी प्रॉम डेट के लिए रेडी होता है। दोनों सिबलिंग्स के बीच बॉन्ड अब और स्ट्रॉन्गर लगता है। अब सब कुछ सही लग रहा है क्योंकि डेथ साइकिल रुक चुकी है। चार्ली की प्रॉम डेट के फादर एक फिजिशियन होते हैं और वे सब कैजुअल कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उस ओल्ड लेडी का पेनी ट्रेन ट्रैक्स के पास गिरता है और एक नया चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ट्रेन ट्रैक्स के पास पेनी और मैकेनिकल मूवमेंट मिलकर एक डेडली चेन रिएक्शन ट्रिगर करते हैं। ट्रेन अनस्टेबल हो जाती है। ट्रेन उनकी डायरेक्शन में आती है। हर तरफ मेटल स्क्रीचिंग, स्पार्क्स, ब्रोकन ट्रैक्स और पैनिक का माहौल क्रिएट हो जाता है। दोनों सिबलिंग्स भागते हैं। स्टेफनी और चार्ली किसी तरह ट्रेन को अवॉइड कर लेते हैं। दोनों को लगता है कि उन्होंने फाइनल सेकंड पर मौत को डॉज कर दिया, लेकिन ट्रेन से बचना कोई विक्ट्री नहीं था, बल्कि यह डेथ के डिजाइन का नेक्स्ट स्टेप था। टिम्बर लॉग्स वायलेंटली गिरते हैं और दोनों सिबलिंग्स को क्रश कर देते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।